गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम, पीजीटी अकाउंटेंसी फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा था, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर अब तक हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन तक कंप्लीट कर चुके थे। ओवर सब्सक्रिप्शन और अप टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। 25th क्वेश्चन मैंने आपको कहा था एक बार स्टडी करके देखिए, पढ़िए के देखिए, खुद से करके देखिएगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो आज हम लोग बेसिकली दो टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 25th को समझें। दूसरा टारगेट रहेगा कि हम फोर फीचर का टॉपिक क्लियर करें। फोर फीचर का टॉपिक जो है वो क्लियर करें। और फोर फीचर का टॉपिक जो है थ्योरेटिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर समय बचा तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25th पर। क्वेश्चन नंबर 25th क्या कहता है, एक बार देखिए। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। 1 लाख शेयर ऑफर्ड हुए हैं, तो इशूड कैपिटल आ गई आपकी ये। आप इसको इशूड कैपिटल का पार्ट मानेंगे, जिनमें एप्लीकेशन पर ₹3 मांगे हैं, अलॉटमेंट पर ₹2, फर्स्ट कॉल पर ₹3, फाइनल कॉल पर ₹2, कुल मिलाकर ₹10 हमने इस तरीके से कॉल्ड अप किए हैं। यहाँ लिखता है कि जो एप्लीकेशन आई वो आई 1,25,000 शेयर के लिए, 1,25,500 के लिए एप्लीकेशन हमने रिसीव्ड की एक 15 अक्टूबर 2023 को। एन एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू 1 लाख शेयर्स एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। तो 5,000 को हमने क्या कह दिया कि हमारे पास एक भी शेयर देने के लिए नहीं है, मना कर दिया। तो इनका पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा, बैंक में पैसा इनका वापिस चला जाएगा। और जो 1,20,000 को 1 लाख शेयर दिए हैं, तो वहां पर 20,000 शेयर पर मेरे पास कुछ पैसा एडवांस आ जाएगा, दैट इज ऑफ एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितने रुपए थी? ₹3 थी। तो ₹3 के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60,000 रुपये आपने एडवांस में रिसीव कर ली। 60,000 आपके पास क्या आ गए? एडवांस आ गए। तो ये जो 60,000 आपके पास एडवांस आ गए, इसका यूटिलाइजेशन आपको मैंने बताया था कि आप अलॉटमेंट पे कर सकते हैं, आप फर्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, आप फाइनल कॉल पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पैसा यूज करना है। अब जहां पर भी ये मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाएगा वहां हम इसको यूज कर लेंगे। और साथ में सबसे आखिरी जो लाइन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। गिव जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड एंड कंपनी मेंटेन्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है उसका एक कंबाइंड अकाउंट कंपनी जो है ना ओपन कर रही है, या कंबाइंड अकाउंट ओपन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। हम करेंगे, हम सभी की एंट्री करेंगे। जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती थी, हम वो 2 एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती थी, हम वो 2 एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होती थी, हम वो 2 एंट्री करेंगे। सेकंड फाइनल की 2 एंट्री होती थी, हम वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, तो आपको ये पता होगा कि जब एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो उसको ड्यू की एंट्री भी बोलते हैं। तो जब इसका अकाउंट ज्वाइंटली ओपन हो रहा होगा, तो ड्यू की एंट्री हमारी एक हो जाएगी एप्लीकेशन के लिए, और अलॉटमेंट के लिए एक हो जाएगी। तो बाकी जो 2 एंट्री है रिसीविंग की, एप्लीकेशन की रिसीविंग, अलॉटमेंट की रिसीविंग, तो कुल मिलाकर ये 4 एंट्री से कितनी एंट्री रह जाएंगी? 3 एंट्री हमारे पास है, रहने वाली है। और बाकियों की 2-2 एंट्री हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए। हमने दो कैटेगरी में बांट लिया है। 1,25,000 टोटल एप्लीकेशन आई है, 1,20,000 को 1 लाख, और 5,000 को नील, और 3-2-3-2 का रेशो है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ दूसरी पर, वहां पर मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहां मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपके पास, ये हमारा जो है टॉपिक किसका है? दैट इज रिलेटेड टू
ओपनिंग अ ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग अ ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं। किसका ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो ज्वाइंट अकाउंट हम यहाँ ओपन करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। तो कैसे ओपन करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखिए कैटेगरी में 1,20,000 को हमने कितने शेयर दिए हैं? 1 लाख शेयर दिए हैं, ठीक है। और 5,000 को हमने क्या कहा है कि हमारे पास एक भी शेयर नहीं है, नील। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20,000 पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये टोटल हमारे पास पैसा है 3,2,3,2। इस तरीके से हमारे पास ये पैसा मांगा गया था। तो 3,2,3,2 में जो पैसा हमने मांगा है, इस पैसे को हमें यहाँ क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो एप्लीकेशन 20,000 जो एक्स्ट्रा आई है, उन पर मेरे पास 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आए होंगे, एक बात। और जो 5,000 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे 3 के हिसाब से 15,000 रुपये पेड कर दिए होंगे, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूं आपसे कि टोटल पैसा कितना आया होगा एप्लीकेशन पर, तो टोटल पैसा आया होगा मेरे पास 1,25,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, जो कि बनता कितना है? 3,75,000 रुपये ये बनेगा। और एक्चुअल में मुझे रिसीव्ड कितना करना था एप्लीकेशन का? 1 लाख पर 3 के हिसाब से, दैट इज 3 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज ₹75,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 75,000 है, जो कि 20,000 पर हमारा पैसा और 5,000 पर जो हमारा पैसा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये पैसा हमें मिल रहा है 20,000 पर 5 जो हमें रिफंड करने हैं। तो ये जो 15,000 हमें मिले हैं, ये तो डायरेक्टली जब मैं इनकी एंट्री करूंगा तो उस एंट्री में एक लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, और ये पैसा मैं कर दूंगा रिफंड। लेकिन ये पैसा जो 60,000 एक्स्ट्रा आया है, ये एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल हमारी अलॉटमेंट की होगी, तो हम इसको अलॉटमेंट के तौर पर ये मान लेंगे कि अलॉटमेंट एडवांस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किसका? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो आप इसको यहाँ पर अब अलॉटमेंट एडवांस ना बोलकर ये कह सकते हैं कि ये 60,000 हमें अलॉटमेंट के ही मिले हैं, अलॉटमेंट की ही हमें रिसीविंग हुई है। मतलब जब मैं अलॉटमेंट रिसीव करूंगा तो उस कंडीशन में इस पैसे को क्या कर लूंगा मैं? लेस करके बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लूंगा। 1 मिनट रुकिएगा। इस पैसे को मैं क्या कर लूंगा? रिसीव कर लूंगा। अब उसके बाद 3 की ये हो गई एंट्री, और 2 की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 3 की तो एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट, फिर 3 की फर्स्ट कॉल, 2 की फाइनल कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जब मैं बात करूंगा आपसे, तो ये तो टोटली 1 लाख पर एंट्री होनी है, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपका। 1 लाख शेयर पर 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए फाइनल कॉल के, ये अलग ड्यू कर दूंगा और इनको रिसीव कर लूंगा, ये अलग ड्यू कर दूंगा और इनको भी रिसीव कर लूंगा। यानी 4 एंट्रीज में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लास्ट की 4 एंट्री बड़ी इजी तरीके से हो जाएंगी। मैं केवल पहली 4 एंट्रियों में से जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है उन पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो एंट्री कैसे होंगी उनको समझने की कोशिश करिएगा, उनके ऊपर जरा फोकस करने की कोशिश करिएगा। देखिए पहली एंट्री, ये तो सबको पता है कि सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। और ये अमाउंट मिलेगी मुझे कितनी? 1,25,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 3,75,000 रुपए। ये नॉर्मल एंट्री है। व्हेन देर इज नो ओपनिंग ऑफ, व्हेन देर इज नो ओपनिंग ऑफ
ज्वाइंट अकाउंट अबाउट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन क्योंकि यहाँ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट, ये लिख देना बस। ये हमारा ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो गया। नरेशन हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ज्वाइंट अकाउंट ओपन्ड, ज्वाइंट अकाउंट ओपन्ड फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब मैं दूसरी जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहा हूं। दूसरी जर्नल एंट्री देखिए क्या है। जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा है वो हम क्या करते, अगर मैं इसको यहाँ अलॉटमेंट हटा दूं, यहाँ से अलॉटमेंट एक बार आप इसको यहाँ से हटा दें, तो आप क्या करते, आप ये एंट्री करते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा शेयर कैपिटल का होता है एप्लीकेशन के नाम पर, उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। ये लीजिए। और ये कितना पैसा ट्रांसफर होता, 1 लाख पर 3 के हिसाब से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। यहां पर मैं लिख देता 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के नेट अमाउंट जो मैंने ट्रांसफर करनी है। इसकी एंट्री को मैं 2-3 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री में ये करता कि जो पैसा मुझे रिफंड करना है एप्लीकेशन के नाम का, जिनको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, तो उसको क्या लिखता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं ये एंट्री इसके लिए पास कर देता, टू बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाती है हमारे यहाँ पर 15,000, 15,000। फिर मैं एक एंट्री और लिखता, जिसको हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पर लिखता वो 60,000 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। कंबाइंड एंट्री इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था इनका, वो कैसे की थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू बैंक 15,000 और टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। ये एंट्री इन नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडीशन होती है व्हेन देयर इज नो ज्वाइंट अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आप एक बात बताइए, जो ये एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें यदि मैं यहाँ एंड अलॉटमेंट ऐड कर देता हूँ, एंड अलॉटमेंट ऐड कर देता हूँ, तो क्या नहीं लगता आपको ये कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी थर्ड नंबर वाली एंट्री बन जाएगी। थर्ड नंबर वाली एंट्री बन जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ एप्लीकेशन का पैसा तो ट्रांसफर होगा ही होगा, साथ में अलॉटमेंट के 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर पर 2 लाख रुपए हम इसमें और प्लस करके चलेंगे। ठीक है, इसमें और प्लस करके चलेंगे। चलिए, इसमें और प्लस करके चलेंगे हम लोग। तो यहां पर हमारा पैसा कितना हो जाएगा, ये +2 लाख। ये जो +2 लाख है, ये किस चीज के हैं, ये अलॉटमेंट के नाम के हैं। तो टोटल कैपिटल में अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी, +2 लाख कर दूंगा तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए कैपिटल में आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं थर्ड एंट्री जो करता, वो मैंने सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट की मनी में ही, एप्लीकेशन मनी के साथ ही अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। अब ये ड्यू करने के बाद ये एंट्री तो मुझे करनी ही करनी थी, क्योंकि ये पैसा मुझे रिफंड करना था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट एंट्री आएगी, तो उस नेक्स्ट एंट्री में मैं क्या करने वाला हूं कि ये एंट्री अब मैं पास नहीं करूंगा, क्योंकि ये एंट्री मैं तब करता जब मेरा ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं होता। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इस एंट्री को। और इस एंट्री को हटाकर सीधे मैं अब क्या करूंगा, अलॉटमेंट की मनी रिसीव करूंगा। सीधे मैं अलॉटमेंट की मनी जब मैं रिसीव करूंगा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी एंट्री हो जाएगी थर्ड एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ अलॉटमेंट खाली नहीं आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट हमने ओपन कर रखा है।
तो यहां पर अब मुझे मिलने कितने थे, देखो 2 लाख रुपए मुझे मिलने थे, जिनमें से यहां पर अगर मैं बात करूं 375 मुझे मिल चुके हैं। टोटल मिलने से मुझे 3 + 2 5 लाख रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 375 मुझे मिल चुके हैं, जिनमें से 3 लाख मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। अब बाकी जो बचे 60,000 रुपए, 15,000 मैं रिफंड कर चुका हूं, बाकी जो बचे 60,000 रुपए उसको मैंने अलॉटमेंट की मनी से माइनस कर लेना। 2 लाख मिलने थे तो माइनस कर दो 60,000, तो टोटल मिल जाएंगे कितने, 1,40,000 रुपए की मैं यहाँ पर रिसीविंग कर लूंगा अलॉटमेंट मनी की। तो ये पहली 3 एंट्री हमारी ध्यान से समझिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी एंट्री। 3 एंट्री आपको समझ में आ गई हैं तो दैट इज गुड, और अगर नहीं आई हैं तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ये एंट्री क्लियर हो जाएंगी। अब आइए उसके बाद चलते हैं एंट्री नंबर 4 पर। अब एंट्री नंबर 4 ड्यू की एंट्री होगी, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल आप ड्यू कर देंगे और फिर उसको फिफ्थ एंट्री में रिसीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्यू कितने से हो जाएगी, 3 रुपए के साथ ड्यू हो जाएगी, 1 लाख शेयर के ऊपर, 3 लाख से ड्यू और 3 लाख रिसीव, क्योंकि एरियर वेरियर कुछ है नहीं। फिर आइए एंट्री नंबर 6 पर, 6 में फिर ड्यू कर देंगे ऑन फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और फिर उसको 7th एंट्री पर रिसीविंग की एंट्री हम पास कर देंगे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 25। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्लियर है। प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए कि आपको ये क्लियर है कि नहीं है। अमन, अंकित, दीपेंद्र, दीपांशु, हेमंत, खुशी, खुशी, मयंक, पुनिया, प्रीति, प्रिंसी, सीमा एंड वंशिका, लेट मी नो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसको खुद से भी एक बार सोल्व करके जरूर देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं इसका एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूं, देन देयर आफ्टर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर समय बचा तो कर पाएंगे। चलिए मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आपको ले चलता हूं इसके, कि एक्चुअल में थ्योरेटिकल कंसेप्ट है क्या। हालांकि इसके बारे में पहले भी हमने जिक्र किया है कि वेन एवर जब भी, वेन एवर जब भी एनी शेयर होल्डर, एनी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर यानी कि पैसा नहीं दे पाता, शेयर होल्डर इज नॉट पेड हिज और हर ड्यूज ऑन एनी ऑफ द कॉल, एनी ऑफ द कॉल on due date, on due date, then the shares of that holder, shares of that holder is is to be forfeited after giving a final notice of 14 days, 14 दिन का एक फाइनल नोटिस देने के बाद उनके शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर। तो उसे हम 4 फीचर ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। तो 4 फीचर ऑफ शेयर बेसिकली कब होता है, when the calls money or any installment money are not receiving on a due date। अब हमारे पास कौन कौन सा पैसा है जो हम मांगते हैं, बेसिकली हम लोग मांगते हैं, हम लोग मांगते हैं पैसा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का। नॉर्मली हम ये 4 कॉल, यानी कंपनी ये 4 कॉल
मांगती है नॉर्मली। अब उनमें से एप्लीकेशन का पैसा तो ऑलवेज रिसीव्ड, हमेशा मिलता है बेटा, ऑलवेज रिसीव्ड हमेशा मिलता है। एंड ट्रांसफर, और हम इसको ट्रांसफर भी करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम इसको ट्रांसफर, इसमें कोई समस्या नहीं, इसके पैसे ना मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब तक एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा नहीं तब तक हम उसको शेयर अलॉट करेंगे नहीं। तो इसलिए एप्लीकेशन का पैसा तो मिलेगा और ट्रांसफर भी होगा, इसकी दो एंट्रियों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो एंट्रियां ये एज इट इज होने वाली है। आइए आगे चलते हैं अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट का पैसा आप ड्यू करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये पैसा नॉट रिसीव्ड हो, ना मिले, ना मिले ऑन फ्रॉम पार्टिकुलर होल्डर। कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 700 कुछ शेयर हैं, तो वो पार्टिकुलर होल्डर मुझे ये पैसा देने से मना कर सकता है। तो इस कंडीशन में वो पैसा देने से मना करेगा तो हो सकता है हम उसको एक 14 दिन का नोटिस भेज दें कि भाई अपना पैसा पेड करे, और वो 14 दिन के अंदर ये पैसा मुझे हो सकता है फर्स्ट कॉल पे दे दे, या हो सकता है वो पैसे ना भी दे। अगर वो 14 दिन में ये पैसे मुझे नहीं दे रहा है तो हम एक चांस उसको और हो सकता है दे दें, देखिए फाइनल कॉल पर, यानी फर्स्ट कॉल पर अगर मान लो आए हुए हैं तो फाइनल कॉल पे ये नोटिस उसको एक चांस दिया जा सकता है कि भाई चलो फर्स्ट कॉल पे आप ये पैसा मुझे पेड कर देना, हम फर्स्ट कॉल क्या कर देंगे ड्यू, और हो सकता है उस पर भी वो मुझे पैसे ना दे, हमें उससे पैसे ना मिले। ठीक है। ऐसे ही फिर फाइनल कॉल पे भी मान लो हमने उसको ड्यू कर दिया और हो सकता है उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो आखिरी में जाकर भी हम ये जो 14 दिन का नोटिस है वो यहाँ पर आकर भी दे सकते हैं। इतना इंतजार कर सकते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा हो सकता है वो फर्स्ट कॉल पे दे दे, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का दोनों का पैसा हो सकता है फाइनल कॉल पे दे दे, लेकिन वो फाइनल कॉल तक भी हमें पैसे नहीं देता है। तो ये 14 दिन का फाइनल नोटिस हम इशू करेंगे वो फाइनल कॉल के बाद करते हैं, और वो तब भी पैसा अगर नहीं मिलता तो उनके शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। इसे बोलते हैं फोर फीचर। फोर फीचर को हिंदी में बोला जाता है जब्त करना। यानी जो पैसा अब तक शेयर होल्डर ने मुझे दिया है वो पैसा मैं उसको रिफंड नहीं करता, वापस नहीं करता, उसको एज ए आप रेंट मान के यूज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और बाकी जो पैसा उसने नहीं दिया तो वो खत्म हो जाएगा, और उसके पास जितने भी होल्डर थे, शेयर होल्डिंग थी, वो सारी शेयर होल्डिंग उसकी जीरो हो जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियरेंस में आए। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है। अब उसने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का सपोज करिए एक है, और पैसा मांगा गया कुछ इस तरीके से, 3 2 3 2, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, ऐसे पैसा उन्होंने मांगा है। ठीक है। सबसे सारा पैसा मांग लिया गया और सबने सारा पैसा दे दिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़कर, यानी कि जहां पर कोलसिन एरर की बात आएगी तो हो सकता है वहां फॉरफीचर भी हो सकता है वहां फॉरफीचर ना भी हो, लेकिन कोशिश, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉरफीचर का, तो वहां 100% हम फॉरफिट करेंगे। तो एक्सेप्ट कह रहा है, एक्सेप्ट ए होल्डर, ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, कह रहा है सबसे सारा पैसा मिल गया लेकिन एक 500 शेयर का होल्डर था जिसने मुझे क्या क्या नहीं दिया, देखिए अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, और कह रहा है इसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। एंड द शेयर्स, एंड द शेयर्स ऑफ ए, शेयर्स ऑफ ए जो कि होल्डर है, होल्डर है, कैंसिल्ड, क्या कर दिए हमने, कैंसिल्ड कर दिए, फॉरफिट कर लिए, फॉरफिटेड, जब्त कर लिए। अब जब जब्त कर लिए तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इस कंडीशन में मैं क्या एंट्री पास करूंगा और कैसे एंट्री पास करूंगा वो हमें सीखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये, तो मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन की रिसीविंग कर लो, ट्रांसफर कर दो, 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू कर दो, और जो पैसा नहीं मिल रहा है 500 शेयर पर उसको माइनस करके रिसीव कर लो,
₹3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो और फर्स्ट कॉल रिसीव कर लो आफ्टर डिडक्टिंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर। ऐसे ही फाइनल कॉल पर हम लोग ड्यू कर दें और जब रिसीव करें तो 500 पर फाइनल कॉल का पैसा ₹2 के हिसाब से जो हमें नहीं मिल रहा है वो माइनस करके रिसीव कर लें। तो प्लीज ये 4 दूनी 8 एंट्री हमें मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। 8 एंट्री आप इसकी नॉर्मली जैसे हम करते हैं विद कॉल्स इन एरियर करेंगे। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप घटाकर रिसीविंग करते चले जाएं। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूं वैसे आपकी समझ के लिए कि भाई 10,000 पर ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मुझे मिली जो कि 30,000 मिले और मैं 30 के 30,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो पहली एंट्री रिसीविंग की और दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की, इस तरीके से हो जाएगी। फिर तीसरी एंट्री में मैं अलॉटमेंट के 10,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से 20,000 ड्यू कर दूंगा। लेकिन जब मैं इसको रिसीव करने जाऊंगा तो रिसीव करने में देखिए मुझे मिलने चाहिए थे 20,000, लेकिन 500 शेयर का एक होल्डर है जो फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट मनी हमें नहीं दे रहा। तो ₹2 के हिसाब से ₹1,000 मुझे अब नहीं मिलेंगे, तो मुझे मिलेंगे 19,000। तो मैं ये रिसीविंग इसकी कर लूंगा। अब उसके बाद पांचवी एंट्री पे आइए। पांचवी एंट्री में क्या करेंगे, 10,000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से आप 30,000 ड्यू कर देंगे फर्स्ट कॉल के। लेकिन जब आप इसको रिसीव करने लगेंगे तो 30,000 में से आपको कितने नहीं मिलेंगे, 500 शेयर पर 3 के हिसाब से ₹1,500 आपको नहीं मिलने वाले। तो 1,500 आप माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, ₹28,800 की रिसीविंग दिखा देंगे। सातवीं और आठवीं एंट्री आप करके देखें। ये 8 एंट्री तो हमारी हो गई नॉर्मल। अब बात करते हैं शेयर फॉर फीचर के ऊपर कि शेयर को फॉरफिट करेंगे तब क्या एंट्री होगी। तो उस कंडीशन में देखिए शेयर कैपिटल हमारी घट जाएगी। शेयर कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब तक जो एंट्री आप कर रहे थे इन सब में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, इन सब में शेयर कैपिटल क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी। और अब शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे, हमने उनको फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट कर लिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू, किस किस चीज का पैसा मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला शेयर अलॉटमेंट का पैसा, मुझे नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा, मुझे नहीं मिला टू शेयर फाइनल कॉल का पैसा। ये पैसे मुझे नहीं मिले। और जो पैसे मुझे मिले उसका नाम मैं लिख दूंगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें मुझे वो पैसे मिले हुए सारे रिसीव हो जाएंगे। अब ये अमाउंट क्या आएगी वो देखिए। अमाउंट के लिए आप लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं उनकी संख्या, इनटू में कॉल्ड अप मनी, इनटू में कॉल्ड अप मनी। ध्यान रखिएगा हमने इसके बारे में पढ़ा था, कॉल्ड अप क्या होती है, पेड अप क्या होती है। तो कॉल्ड अप मनी। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हो आप यहाँ पर, जो पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, दैट इज 500। 500 शेयर्स पर मुझे ये पैसा नहीं मिल रहा है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर लिख लेंगे 500 शेयर। कितने शेयर लिख लेंगे यहाँ पर, 500 शेयर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड में। और टोटल क्योंकि हमने ₹10 का शेयर था, 10 के 10 मांग लिए, तो कॉल्ड अप मनी ₹10 हो जाएगी। अब उसमें अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, अलॉटमेंट के 500 शेयर पर ₹2 के हिसाब से अलॉटमेंट थी, तो ये हमें नहीं मिले। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे कितनी थी, 500 गुणा में ₹3, तो ₹1,500 मुझे ये भी नहीं मिले। ऐसे ही फाइनल कॉल पे कितनी थी, 500 गुणा में ₹2, यानी कि ₹1,000, ये भी हमें नहीं मिले। तो हमें मिला क्या, हमें केवल मिली एप्लीकेशन मनी। हमें केवल क्या मिली, 500 शेयर पर एप्लीकेशन मनी, जो कि ₹3 के हिसाब से कितनी बनती है, ₹1,500। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी स्पेसिफिकली फॉर फ्यूचर की एंट्री। ये फॉर फ्यूचर की एंट्री कब हुई है, कौन सी कंडीशन पे हुई है, कंडीशन आप याद रखिएगा। कंडीशन है व्हेन शेयर्स आर issued at par, शेयर्स आर issued at par। एट पार पर हमने जब फॉरफिट किया तो हमने ये एंट्री
पास की है। लेकिन वहीं पर फॉरफीचर हम जब शेयर प्रीमियम पे इशू कर रखे हो तब भी तो कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए, ये जो एंट्री मैंने करवाई है ये कौन सी करवाई है, जब हमारा शेयर 10 रुपए का और 10 ही रुपए में क्या था, इशूड था। तो इसको बोलते हैं व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार। कंडीशन कौन सी है ये, व्हेन द शेयर्स आर issued at par, when the shares are issued at par। आप अपनी बुक से चेक करेंगे तो दो कंडीशन आपको मिलेगी, जब शेयर एट पार पर इशूड हो, शेयर्स आर इशूड एट पार पर इशूड हो, और एक कंडीशन मिलेगी व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो एट पार पर इशूड है, तो ये हमारी बेसिकली फोर फ्यूचर की एंट्री हो जाएगी। इससे पहले 8 एंट्री हम कर चुके होंगे। तो कुल मिलाकर कितनी एंट्री होने वाली है इसमें, 9 एंट्री, व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड ओनली। अब बात करते हैं, क्या कंपनी के पास ये अधिकार है, क्या कंपनी के पास ये अधिकार है कि कंपनी अपने जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उनको दोबारा से रीइश्यू कर दे। हाँ, अगर उसके जो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनमें से एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ लिखा है कि उनको दोबारा रीइश्यू कर दे, तो उनको रीइश्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कह दूं कि ये 500 शेयर ये जो 500 शेयर हम ए के फॉरफिट कर रहे हैं, इनको कंपनी कह रही है कि भाई री इशू कर दो। कंपनी कह रही है कि इनको क्या कर दो, री इशूड कर दो। किस पे री इशूड कर दो भाई, री इशूड करने की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। री इशूड करने की 3 कंडीशन हो सकती हैं, एट पार पर, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, और एट डिस्काउंट पर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर शेयर्स तो डिस्काउंट पर इशू ही नहीं करते। बेटा, मैं यहाँ शेयर्स को इशू नहीं कर रहा हूं, मैं इनको री इशू कर रहा हूं। मैं इनको क्या कर रहा हूं, री इशू कर रहा हूं। इसका मतलब ये डिस्काउंट का जो लॉस है, दैट विल बी कंपनसेटेड, दैट विल बी कंपनसेटेड फ्रॉम the balance received on forfeiture of share, that is called share forfeiture balance। शेयर forfeiture बैलेंस, अगर मैं किसी शेयर को यहाँ पर रीइश्यू कर दूं डिस्काउंट के ऊपर, तो वो डिस्काउंट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू अमाउंट रिसीव्ड इन फॉरफीचर ऑन पार्टिकुलरली री इशूड शेयर। मान लीजिए 500 शेयर के 500 शेयर मैं री इशूड कर रहा हूं, और 500 शेयर पर मुझे 500 शेयर पर मुझे फॉरफीचर का बैलेंस मिल रहा है। कितना बैलेंस मिल रहा है फॉरफीचर का, दैट इज रुपीज 1500। 1500 रुपये का मुझे यहाँ बैलेंस मिल रहा है इन 500 शेयर पर, शेयर फोर फीचर का। तो इसका मतलब जब आप इसको रीइशू करें, जब आप इसको क्या करें, रीइशू करें, तो रीइशू करते वक्त मैक्सिमम 1500 का लॉस बियर कर सकते हैं, इससे ज्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकते। तो मैं जब इनको रीइशू कर रहा हूं तो फिलहाल की कंडीशन पे मैं ये मान लेता हूं कि मैंने इनको रीइशू कर दिया, कितने में, मैं इनको रीइशू कर रहा हूँ 10 रुपए का शेयर 10 ही रुपए में। तो मैं यहां लिख देता हूं, री इशूड शेयर, री इशूड अबव फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर आपने ऊपर ये फॉरफिट किए हैं इनको रीइश्यू कर रहे हैं, 10 इसकी फेस वैल्यू थी, और 10 में ही मैं इनको दोबारा से इशू कर रहा हूं, किसी भी पार्टी को लमसम पैसा लेते हुए, ध्यान रखिएगा। अब मैं जब इनको इशू करूंगा तो सारा पैसा मेरे पास लमसम आएगा, ना कोई एप्लीकेशन होगी, ना कोई अलॉटमेंट होगी, ना कोई फर्स्ट कॉल होगी, ना कोई फाइनल कॉल होगी, क्योंकि ये दोबारा से री इशू हो रहे हैं, इशू नहीं हो रहे हैं। तो जब री इशू करेंगे तो पैसा मुझे रिसीव्ड होने वाला है, रिसीव्ड होगा तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पर पैसा मिलेगा, 500 पर, और कितने में रिव्यू कर रहा हूं, 10 का शेयर 10 में ही, तो सीधी बात है इंटू 10 कर देंगे तो 5000 रुपीज मुझे रिसीव हो जाएंगे। टू, अब इससे मेरी डायरेक्ट कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ मेंशन कर दूंगा, और 5000 रुपए की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, लिख देंगे 500 शेयर्स री इशूड, 500 forfeited शेयर्स री इशूड एट पार, एट पार। मैं अभी फिलहाल एट पार की बातें कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब देखिए
क्या मुझे कोई नुकसान हुआ रीइश्यू करते वक्त? भाई नहीं हुआ, क्योंकि 10 का शेयर मैं 10 में ही इशू कर रहा हूँ, रीइश्यू कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने फॉरफिट किए थे तो 1500 मेरे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पे आ गए थे। तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट मैं एक एंट्री और पास करूंगा। उस एंट्री का नाम होगा हमारा ट्रांसफर। उस एंट्री का क्या नाम होगा? ट्रांसफर। लीजिए मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस इफ नॉट यूज्ड, इफ नॉट यूज्ड इन री इशू। अगर री इशू पे उनका कोई पैसा यूज नहीं हुआ है तो वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? टू न्यूली ओपन्ड अकाउंट दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। किसको? ये जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस मेरे पास आया था इसको। अब इसको मुझे ट्रांसफर करना है तो सीधी सी बात है, ये क्रेडिट है यहाँ पर, तो एंट्री करते तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, और लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे होती है उसके लिए मैं एक फॉर्मूला दिख रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ री इशूड शेयर, नंबर ऑफ री इशूड शेयर ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉर फ्यूचर, ऑन फॉर फ्यूचर माइनस लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर ऑन री इशू। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका अमाउंट इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अब बताइए मैंने कितने शेयर इशू किए हैं? जितने फॉरफिट किए थे उतने के उतने इशू किए थे, यानी कि 500। ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर का मतलब होता है जो शेयर फॉर फ्यूचर में टोटल पैसे आए हैं वो कितने शेयर के आए हैं? 500 के। तो इसको 500 से भाग कर दे तो कितने रुपए आए हैं पर शेयर? 3 रुपए। तो प्रॉफिट पर शेयर मुझे हुआ है 3 रुपए का, माइनस लॉस पर शेयर। अब 10 की चीज दोबारा से मैं 10 में ही रीइश्यू कर रहा हूं, तो लॉस तो क्या हो गया? नील, जीरो। तो यहाँ माइनस कर देंगे जीरो। तो बच गए कितने? 1500। तो 1500 के 1500 रुपए ही आप किस में ट्रांसफर करने वाले हो? कैपिटल रिजर्व में। 1500 के 1500 रुपए ही आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से 3 जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, यानी कि 8 तो हो गई आपकी बेसिक जर्नल एंट्रीज जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे करते हो। एक एंट्री हो गई शेयर को फॉरफिट करने की, एक एंट्री हो गई फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने की, और एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी है दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो ये 3 एंट्री जो है ना आपकी एक्स्ट्रा हुई, तो टोटल 8 + 3 11 एंट्री आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये होप सो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या क्या एंट्री करनी है। एक बार इसको दोबारा से जरूर देख लें ताकि आपको कहीं डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो सके। आइए मैं आपको ले चलता हूं आपके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फॉर फीचर ऑफ शेयर, टॉपिक का नाम क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। मैंने यही कराया है अभी आपको, फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है बेसिकली। तो इसका एक इलिस्ट्रेशन मैं करवा देता हूं, देन देयर आफ्टर आपके होमवर्क में नेक्स्ट 2 इलिस्ट्रेशन या 2 इलिस्ट्रेशन जितने भी हों वो आपको करके देखने हैं। देखिए, टैक्स लिमिटेड was registered with authorized capital of rupees 2 lakh, शेयर ऑफ 10 ईच। यानी 2 लाख जो शेयर हैं, 10 रुपए का जो एक शेयर है हम इशू कर रहे हैं, टोटल 20 लाख रुपए के साथ मेरी क्या है? 20 लाख रुपए के साथ मेरी रजिस्टर्ड कैपिटल है। अगर कैपिटल प्रेजेंटेशन पूछ ले तो इस ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी? 20 लाख रुपए। It purchased assets of Y Limited rupees 3 lakh and issued fully paid share for purchase consideration। देखिए ये टॉपिक हमारा कौन सा इन्वॉल्व हो गया? जो इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन का टॉपिक होता है, ये वो टॉपिक शामिल हो गया।
तो इसकी नॉर्मली आपको दो एंट्री कर देनी है। परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड एंड देन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने फुली पेड शेयर इसको इशू किए हैं, 10 का शेयर हमने दिया है, तो 30,000 शेयर हम इसको इशू कर देंगे। परचेज एसेट्स में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और फिर दूसरी एंट्री कर देंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब भाई यहाँ दो एंट्री हमारी इसकी और हो गई, इसकी दो एंट्री हमारी और हो गई। यानी अगर पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे मांगते हैं तो 8 एंट्री तो वो, अगर हमने वेंडर से कोई एसेट खरीदी है तो एक एंट्री खरीदने की, एक उसको शेयर इशू करने की, उसके बाद अगर फॉरफीचर हो रहा तो फॉरफिट करने की, उसके बाद रीइशू हो रहा तो रीइशू करने की, और रीइशू के साथ एक दहेज में एंट्री आई है क्या, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कितनी एंट्री होगी, अब काउंट कर लेते हैं एक बार जरा। 8 9 10 11 12 13, 13 जर्नल एंट्री हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखें, अगर कहीं पर ये लिखा मिल गया कि शेयर इशू एक्सपेंसेस की भी एंट्री करें, तो प्लस कर लेंगे एक एंट्री वो, और साथ ही साथ उसके राइट ऑफ की एंट्री भी आप नोट कर लेंगे, तो दो एंट्री वो और जोड़ लेंगे। कुल मिलाकर हमारी 15 एंट्री होने वाली है। चलिए 15 एंट्री में से अब देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। कहता है पब्लिक को इनवाइट किया गया है 1,20,000 शेयर के लिए। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इशूड कैपिटल। एक 20 प्लस 30 हमने यहाँ इशू किए हैं, 3 लाख रुपए के शेयर है ना, तो 10 से भाग करेंगे तो 30,000 शेयर यहाँ और एक 20 यहाँ, टोटल मिलाकर इशूड कैपिटल कोई पूछेगा तो 1,50,000 शेयर गुना में 10 रुपए का एक, दैट इज 15 लाख रुपए की इशूड कैपिटल मानी जाएगी। यहाँ पे इशूड कैपिटल का पोर्शन मेंशन कर लेंगे। अब पैसा मांगा कैसे है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, ये पैसा मांगा। तो 4 कॉल पे मांगा है, तो सीधी सी बात है 8 एंट्री तो ये हो गई, दो ऊपर हो गई 10, और फिर उसके बाद फोर फीचर वगैरह की, रीशू वगैरह की होगी तो वो भी करेंगे। आगे लिखा है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। कह रहा है फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगा मिल गया, फाइनल कॉल पे अलॉटमेंट में मांगा मिल गया, एप्लीकेशन का तो मिलता ही मिलता। हाउएवर, फिर भी कह रहा है हाउएवर फिर भी ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। कह रहा है फाइनल कॉल हम उसने हमें नहीं दी, एंड डायरेक्टर forfeited द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशूड देम एट ₹8.50 पैसा पर शेयर एज फुली पेड अप। अब रीशूड कितने में कर दिया, 10 का शेयर ₹8.50 में रीशूड कर दिया, मतलब ₹1.50 का हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट अलाउड कर लिया। ये लॉस कहाँ से कंपनसेट होगा, जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट करते हो, ये लॉस वहां से कंपनसेट किया जाएगा, वो बाद की बात है। आगे कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल सो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल में तो ऑथराइज हमने दिखाई दी, इशूड हमने लिख दी, अब बची क्या, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखिए 30,000 शेयर जो हमने इशू किए हैं तो यह है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो ये तो इसमें चले जाएंगे। अब 1,20,000 शेयर में से 400 शेयर का ही होल्डर ऐसा है जो फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 1,20,000 शेयर में से 400 शेयर का माइनस कर दें तो 1,19,600 शेयर भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट बन जाएंगे, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। अब जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट है उसमें देख लेते हैं 400 शेयर के साथ क्या हो रहा है। इनको फॉरफिट कर रहे हैं, इनको रीशू कर रहे हैं। अब फॉरफिट कर रहे हैं, रीशू कर रहे हैं, तो भाई दोबारा से इसमें 400 शेयर आप ऐड करें तो इसका मतलब 2 लाख के 2 लाख शेयर आपके ये भी किसका पार्ट बन जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो इसका मतलब कैपिटल की प्रेजेंटेशन तो हुई बेहद आसान। क्या आसान हुई, टोटल हमने शेयर किए हैं 30,000, तो वेंडर को इशू 1,20,000 पब्लिक को इशू, तो 3 लाख प्लस 12 लाख, टोटल 15 लाख रुपए की कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने रीशू भी कर दिए, और रीशू कर दिए तो वो भी फुली पेड अप हो गए, वो भी क्या हो गए, फुली पेड अप हो गए। तो फुली पेड अप हो गए तो उनको हमने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में डाल देना है। तो क्वेश्चन में काफी सारी चीजें मिक्स है, क्वेश्चन में क्या है, काफी सारी चीजें मिक्स है, तो आपको कदम सोच समझ के उठाना है। कैश बुक पूछी है तो सीधी सी बात है बैंक की एंट्री हमारी पास नहीं होंगी,
वो नहीं होंगी, क्योंकि कैश बुक जब बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री पास करते हैं। ठीक है। और जर्नल जो होंगी वो कौन सी होंगी? ड्यूज की होंगी, प्लस वाई लिमिटेड से एसेट्स खरीदने की होंगी, प्लस उनको शेयर इशू करने की होगी, यानी वेंडर को शेयर इशू करने की होगी, प्लस जो शेयर फॉरफिट करोगे उसकी एंट्री होगी, प्लस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री होगी, प्लस अगर शेयर पूरे 10 रुपए में इशू नहीं कर रहा हूँ, लॉस में कर रहा हूँ, तो जो लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा उस लॉस की होगी, लॉस ऑन री इशू, उसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी। यानी 1, 2, 3, 4, 5, और ड्यू में कितनी एंट्री आ गई? 4। 5 और 4, 9 एंट्रीज बेसिकली हमें यहाँ पर पास करनी है। तो ये कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, इसको आपने करके रखना है। हम इस क्लास को यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सी एंट्री होंगी, कैसे कैसे होंगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 26, 27 और जो हमने अभी ऊपर करा 25, तो ये 3 क्वेश्चन आपने जरूर करके देख लेने हैं, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, इसमें मैंने सारी एंट्री आपको करवा रखी है। उन सारी एंट्री को एक बार 1 बाय 1 करके आप देखें और लिखें, और मुझे इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर सेंड करें। सॉल्यूशन जरूर सेंड करें क्वेश्चन नंबर 26 का, ताकि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता चलेगा। तो ये इशूड एट पार के क्वेश्चन जहां पर टॉपिक नया स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारे चलते जाएंगे, और हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, ताकि उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर सके। ठीक है। और आपको इन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में करने में दिक्कत ना आए। तो ये देख लीजिए कितने तक नया टॉपिक शुरू होता है। बस ये यहाँ पर हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, जिसमें हम आएंगे इशूड ऑफ शेयर, ये 44-5 तक है करीब करीब। और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा व्हेन द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड फॉर फ्यूचर, जब शेयर को हमने कब फॉरफिट किया, जब उनको प्रीमियम पे इशू कर रखा है। ठीक है। सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच। आपको अगर केवल इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, केवल इसी टॉपिक की, किस टॉपिक की, कि शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, शेयर्स के रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ऊपर के 3 क्वेश्चन छोड़कर क्वेश्चन नंबर 41 करके देखें, जिसमें केवल 3 ही एंट्री होनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 करके देख सकते हैं, और आगे नहीं है तो आप यूं करिएगा, 41 के बाद 2-3 क्वेश्चन और होंगे, 41, 42 और 43, आप ये 3 क्वेश्चन करके देख सकते हैं। तो इससे भी आपको इस टॉपिक की एंट्री क्लियर हो जाएंगी, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, दैट इज शेयर फॉर फीचर व्हेन इशूड एट ए पार। और पहले आप एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। खुशी, अमन, मयंक, प्रिंसी, सीमा, अंकित। और अगर कोई डाउट नहीं है, लेट अस वाइंड अप द क्लास। आप क्लास को लीव कर दीजिए, मैं क्लास को खत्म कर देता हूँ। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए गुड डे।